साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय ईरान वॉर के चलते पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कमी हो चुकी है। हर जगह क्रूड ऑयल उतना नहीं पहुंच रहा जितना पहले पहुंच पा रहा था। इस वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं। इस वजह से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आ गई है और क्रूड ऑयल के दाम भारत में भी बढ़े हैं। लगभग 4 से 5% तक बढ़ गए हैं, कहीं कहीं 6-7% तक बढ़ गए हैं। दुनिया में तो 60%, 50%, 40% तक बढ़ गए हैं, लेकिन हम भी इससे अछूते नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि कई लोग सोच रहे हैं कि ईरान वॉर कब ख़त्म होगा, कब हमें राहत मिलेगी, कब चीज़ें वैसी होंगी जैसी पहले थी, कब सब कुछ शांत हो जाएगा। तो मैं उनको बता दूं, सब कुछ शांत नहीं होगा, चीज़ें पहली जैसी नहीं होंगी। अब चीज़ें नई तरीके की हो जाएंगी। और ये जो वॉर चल रहा है, ईरान वॉर, ये कोई ईरान से ही युद्ध तक सीमित नहीं है, ये पूरे ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने की ओर आगे बढ़ रहा है। और ग्लोबल ऑर्डर जो इस समय वैश्विक नीति है, वो सिर्फ ईरान वॉर से ही डिसाइड नहीं हो रही है, यूक्रेन वॉर से भी हो रही है, जिसे रशिया ने 2022 में स्टार्ट किया था। मैंने पिछले 2-2.5 साल में कई वीडियो बनाए और आपको बार बार बताया था कि रशिया यूक्रेन पर जो आक्रमण किया है वो उनका आपसी मैटर तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने के लिए है। और इसमें भारत कितना बड़ा खेल खेल रहा है ये भी आप जान लीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इंटरनेशनल रिलेशन की एक किताब लॉन्च कर दी है, जिसे मैंने ही तैयार किया है। उसमें सारे बेसिक्स दिए गए हैं। जिसको भी स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं, दुनिया के बारे में जानना है, उस किताब को परचेज कर सकते हैं। 30% डिस्काउंट अभी मिल रहा है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहाँ जा कर के आप मंगवा सकते हैं। अब उस खबर पर आता हूँ जो इस समय मीडिया में चर्चा में है। पहले तो यह कि पुतिन ने अभी एक इंटरव्यू देते समय अपने देश में इन्होंने इंटरव्यू दिया इंटरनेशनल मीडिया को, जहां पर इन्होंने कहा कि मोदी जी के ऊपर दबाव बना करके आप उनसे कोई फैसला नहीं करा सकते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मोदी राष्ट्रवादी नेता हैं, अपने देश का हित पहले देखते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। तीसरा पॉइंट, रशिया और इंडिया के रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो कोई ये सोचे कि रिलेशन ख़राब हो रहे हैं या ख़राब हो जाएंगे तो वो भ्रम में है। चौथा, इंडिया और यूएस के रिलेशन अगर अच्छे हैं तो इससे रशिया को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रशिया इंडिया के साथ अपने रिलेशन बना के चल रहा है। और ये भी कहा है कि अगर आप मोदी पर प्रेशर बनाने का प्रयास करोगे या इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी पर प्रेशर बनाने का प्रयास करोगे तो आप विफल हो। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, जो कि देखना चाहिए। और इंडिया चाइना जैसे डेलिकेट रिलेशन के बारे में भी अगर आप सोचो कि कोई आप प्रभाव डाल लोगे, फ्रिक्शन कॉज कर लोगे, तो वो भी नहीं कर पाओगे। ऐसा रशिया ने या पुतिन ने बोला है। तो पुतिन आप जानते हैं कि बहुत दूर का सोच के चलते हैं, बड़े ही अच्छे से एनालाइज करके कोई चीज़ बताते हैं। तो भारत के बारे में इनकी ये राय है। अब ये चर्चा क्यों उठी, ये इंटरव्यू से बात क्यों निकल के सामने आई? क्योंकि एक्चुअली बात हो रही थी यूक्रेन वॉर को लेकर के। अभी हाल ही में ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पुतिन को पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने मांग करी कि कैसे भी इस युद्ध को अब शांत किया जाए। रशिया के लोग भी मर रहे हैं, यूक्रेन के भी मर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि किसी जगह पर बैठ करके किसी तीसरे देश में, वो किसी अरब का देश भी हो सकता है, अफ्रीका का देश भी हो सकता है, अन्य देश में बैठ करके बातचीत करते हैं और पुतिन के साथ इस मसले को अब सुलझाते हैं। इसमें पुतिन ने कहा कि बातचीत नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक कि कोई ठोस कदम देखने को नहीं मिलेगा। और पुतिन ने यह भी कहा कि जो ये ज़ेलेंस्की ऑफर दे रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित है, इसमें इनका कोई ऐसा विचार नहीं है युद्ध रोकने का। जब तक रशिया अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो जाता, जैसा कि आप जानते हैं 2022 के फरवरी में युद्ध स्टार्ट हुआ था। उस समय तक रशिया ने यूक्रेन का कहें या रशिया का खुद का ही था, क्रीमिया उसके पास था। उसके अलावा रशिया के पास उसका क्रीमिया था। रशिया इस पर थोड़ा कंट्रोल जमा रहा था। धीरे धीरे यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों पर भी रशिया ने कंट्रोल करना स्टार्ट किया और करते करते इस साल तक यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रशिया ने कंट्रोल कर लिया है। और इस समय रशिया का कहना ये है, पुतिन का कहना ये है कि देखिए जो ये क्षेत्र है डोनेट्स्क का, ये हमें पूरा चाहिए। इसके साथ ही खेरसन का पूरा क्षेत्र चाहिए और ये ऊपर का जो पूरा क्षेत्र है ये हमें चाहिए, जहाँ पर मिनरल सबसे ज़्यादा हैं। लगभग शायद 18 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स इस क्षेत्र में बसे हुए हैं, जिस पर रशिया की सीधी नज़र है। रशिया जानता है कि जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं यूक्रेन में, वो इसी क्षेत्र में सीमित है, इस वाले क्षेत्र तक। और ये क्षेत्र रशिया को चाहिए। इसलिए रशिया जब तक इसे कब्जा नहीं लेगा तब तक ये पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे ज़ेलेंस्की कितनी भी बात कर ले, चाहे यूएसए कितने भी मध्यस्थता के ऑफर ले आए, चाहे कितनी भी बैठकें हो जाएं, कितना भी सीज़ फायर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप इस बात को मान के चलिए कि रशिया यूक्रेन का एक बड़ा पोर्शन, लगभग 1/3 पोर्शन कब्जा करके ही मानेगा। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। इसके अलावा एक केस और हुआ था। देखो, ये मीटिंग के लिए बोला था
जेलेंस्की ने कि हम मीटिंग करना चाहते, तो मना कर दिया रशिया ने। ठीक है, अब हुआ ये था साहब कि अभी शायद 23 मई की बात है, यूक्रेन की तरफ से रशिया में अटैक होता है और रशिया में एक हॉस्टल टाइप का था, डॉर्मेट्री टाइप की थी, जहाँ पर मासूम लोग रह रहे थे और वहाँ पर बताया जा रहा है कि 22 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई इस अटैक में जो यूक्रेन ने किया था। ज़्यादातर इसमें लड़कियां थी और बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि लोग घायल हैं। कहीं आंकड़ा 70 देखने को मिलता है, कहीं 80 देखने को मिलता है, कहीं 60 भी देखने को मिलता है। तो उस आंकड़े पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ, इससे लगभग 3 गुना लोग ज़्यादा घायल पड़े हुए हैं। बदले में रशिया ने कहा कि हम भी कार्रवाई करेंगे और सुनने में आया कि रशिया भी कार्रवाई करने के मूड में है और मिसाइल अटैक करने के मूड में है यूक्रेन के ऊपर। वो तो देखना होगा कि इसमें क्या होता है। बट सवाल ये उठता है कि अभी यूक्रेन ने रशिया पर अटैक किया और मासूम लोग मर गए। पूरी दुनिया में कहीं भी आपने इसकी चर्चा सुनी? नहीं सुनी होगी। कहीं भी आपने देखा कि लोग ये कह रहे हों कि ऑल आइज ऑन रशिया? नहीं कह रहे होंगे। कहीं भी आपने ये देखा, चलो मैं कहता हूँ रशिया भी यूक्रेन पर अटैक कर दे और यूक्रेन में मासूम लोग मारे जाएं, कहीं कोई इस बात की चर्चा करता है? नहीं करता। लेकिन गाज़ा में अगर एक भी मर जाए तो चर्चा हो जाती है कि मासूम लोग मर रहे हैं। ये है दोगलापन। ईरान में कथित तौर पर बताया जा रहा है 20 से 30 हज़ार लोगों को मरवा दिया गया था खमैनी द्वारा, क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस पर कोई आंसू नहीं बहाता। कहीं आंसू नहीं बहाया जाएगा। आंसू तब बहाया जाएगा, कैंपेन तब चलाया जाएगा, आवाज़ तब उठाई जाएगी जब मरने वाला मुसलमान हो और मारने वाला यहूद हो या हनूद हो, यानी कि हिंदू हो या यहूदी ज्यूज़ हो इज़राइल का। ये होता है पूरा एक नैरेटिव जिस पर मैं लंबे समय से बात कर रहा हूँ और आप सब लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एकदम किसी के कैंपेन में मत चले जाया करो। और इसीलिए अब थोड़ा सा मैं टॉपिक से डेविएट करूँगा, समझना बात को। इसी तरह से हमारे देश में कुछ लोग एक फर्जी पार्टी बना करके यूएस से भारत आकर के आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं। वो किस तरह से एक्सपोज हुए हैं ये भी आप समझ गए। बयान दिया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उस बयान से उठा करके पार्टी बनाई। पार्टी किसके खिलाफ बना दी? सरकार के खिलाफ। मुद्दा क्या उठाया? नीट का। फिर कहाँ आ गए? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और क्या कह रहे हैं कि तख्ता पलट करेंगे, नेपाल बना देंगे। बात कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ तक चली गई? सारे लोग कहाँ के? आम आदमी पार्टी के। जय भीम का नारा लग रहा है, बाबा साहेब को आगे रख करके काम कर रहे हैं। पूरी तरह से लग रहा है स्क्रिप्टेड है। इसलिए इमोशंस में मत आया कीजिए। बड़े बड़े देश फ़ायदा उठाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे देश में कुछ कोचिंग माफियाज, हमारे देश में कई कोचिंग चलती हैं, 40-50 साल से चल रही हैं। अब तो धंधा बन गया है। बच्चा 6वीं क्लास में आता है, स्कूल जाता ही है, साथ में ट्यूशन भी लगा दिया जाता है। और जो पढ़ाने वाला टीचर है वो स्कूल में भी अच्छे से नहीं पढ़ाता, क्योंकि उसे पता है कि मुझे ट्यूशन पे बच्चे बुलाने हैं। वहाँ से स्टार्ट होता है 10वीं 12वीं में पेपर आउट कराना, नकल कराना, वहाँ तक चलता है, रैकेट चलता है। फिर कॉलेजेस में एडमिशन कराने के लिए मुन्ना भाई और अलग अलग नेटवर्क चलाए जाते हैं। ठीक है, नकल माफिया चलते हैं। और फिर बड़ी बड़ी कोचिंग्स में अपने सीनियर से पूछना, आज के 12-15 साल पहले जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं दिल्ली की, कई, मैं सबकी नहीं कह रहा, कई ऐसी थी जहाँ पर पैसा दो आपकी सीट पक्की, नौकरी लगवा देते थे ये लोग। इन्होंने ऐसा जाल बुन लिया था अपना पूरा। अब धीरे धीरे जब इन पर क्रैकडाउन होने लगा तो ये बच्चों की आड़ में अपने हितों को साध रहे हैं। मैं मानता हूँ नीट का पेपर आउट हुआ, मैं मानता हूँ सरकार की कई विफलताएं रहीं, बिल्कुल सरकार काम कर रही है। देखो आगे अगर करती है अच्छी बात है, वरना हम भी बड़े स्तर पर फिर आवाज़ उठाएंगे और लगातार उठाएंगे। अभी एक मौका और दे के देख रहे हैं, आवाज़ हमने भी उठाई है। लेकिन इन कुछ कोचिंग माफियाज ने उस नीट को ऐसे सामने रखा ताकि इन पर नज़र न जाए। हम तो बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देखो हम तो गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे करते हैं जैसे खुद गरीब हैं क्या, खुद करोड़ों कमा के बैठे हैं, बच्चों को बेचते हैं 200 रुपये का कोर्स। और ये कोर्स अगर 1 लाख बच्चों ने खरीद लिया किसी एक एग्जाम का तो 2 करोड़ रुपए कमा लिए। और इनके 1-2 लाख कोर्स यूँ बिक जाते हैं, यूँ क्यों? 200 रुपये सोचता है छात्र, खरीद करके देख लेता हूँ। एक छात्र कई बार 4-4, 5-5 कोचिंग के कोर्स ले लेता है। तो खुद तो करोड़ों में खेल रहे हैं, खुद एकदम अपना एक हुजूम तैयार कर चुके हैं, खुद अपना पॉलिटिकल एस्पिरेशंस रखे हुए हैं, और आगे किसको करते हैं? बच्चे को। बच्चों से कहते हैं देख लो अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। अरे तुम नहीं थे तब भी बच्चा पढ़ रहा था, तुम नहीं होगे तब भी पढ़ लेगा कहीं ना कहीं से। कई ऐसे समाजसेवी संस्थान हैं जो कोचिंग चला रही हैं, फ्री में पढ़वा रही हैं। बताओ मैं करवा दूंगा एडमिशन, किसका करवाना है? और तुमसे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ। तो वहाँ भी पूरा नैरेटिव चलता है। तो ये नैरेटिव कोचिंग से लेकर के, पार्टी से लेकर के, रूलिंग पार्टी भी है वो भी पीछे नहीं है, वो भी नैरेटिव चलाती है।
से लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर और बड़े बड़े इस तरह के युद्धों में भी नैरेटिव चलते हैं और बह कौन जाता है? एक आम आदमी। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद अगर चर्चा की जाए तो जो मेन मकसद है, अब आप ध्यान से सुनो कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है। पहले भी मैंने बताया था कि जो पूरा यूरोप आप देख रहे हो, इस पूरे यूरोप में आपको रशिया का एक खौफ दिखाई दे रहा है और एक ऐसे आर्टिकल छापे जा रहे हैं कि रशिया कभी भी यूरोप पर अटैक कर सकता है, यूरोप के धीरे धीरे अन्य देशों को अपने में मिला सकता है। ठीक है, वो हो सकता है रशिया का एक एस्पिरेशन हो, लेकिन रशिया का एस्पिरेशन अभी ये नहीं है। रशिया का एस्पिरेशन ये है कि यूरोप को कमजोर किया जाए, जिसमें रशिया की तरफ से ऑयल और गैस की सप्लाई होती थी वो अब रुक चुकी है क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस लग गए हैं। इसलिए यूरोप के पास इस समय एनर्जी का क्राइसिस है। एनर्जी यानी कि जिससे बिजली चलती हो या गाड़ियाँ चलती हों, फ्यूल की क्राइसिस है, गैस की क्राइसिस है। ऐसी स्थिति में यूरोप को ये कहाँ से लेना पड़ रहा है? फ्यूल और गैस यूएस से लेना पड़ रहा है, अफ्रीका के देशों से लेना पड़ रहा है और अपने ही कुछ देशों से लेना पड़ रहा है, जिनमें नॉर्वे भी एक देश है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने गद्दी संभाली, लगता है वो तो डोनाल्ड ट्रंप तो लगता ही ऐसा है कि रशिया की तरफ से काम कर रहे हैं। वो जिस तरह से अन्य देशों को हड़का रहे हैं या धमका रहे हैं, उस हिसाब से इन्होंने कहा है कि नेटो में मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। नेटो एक तरह से खत्म सा ही कर दिया है। तो जो डिफेंस का एक प्रोटेक्शन यहाँ से मिला हुआ था वो भी लगभग खत्म हो चुका है यूरोप के लिए। तो यूरोप की स्थिति कैसी हुई है? ध्यान से सुनना। यूरोप की स्थिति ऐसी हुई है कि यहाँ से डिफेंस का जो प्रोटेक्शन मिलता था नेटो के नाम पर वो खत्म हो गया और यहाँ से जो एनर्जी मिलती थी ऑयल और गैस के नाम पर वो खत्म हो गई। अब यूरोप पड़ गया अकेला। रशिया यही चाहता था, यूरोप को कमजोर करो। यूरोप कमजोर होगा, अमेरिका भी कमजोर होगा और अमेरिका को कमजोर करने के लिए क्या करना है? डी डॉलराइजेशन करना है। डी डॉलराइजेशन का मतलब डॉलर के चलन को कम करो। डॉलर का चलन कब होगा? जब अन्य करेंसीज आगे बढ़ेंगी, लोकल करेंसीज आगे बढ़ेंगी। जैसे रशिया का रूबल आगे बढ़ेगा, चाइना का युआन आगे बढ़ेगा, भारत का रुपी आगे बढ़ेगा और विद द टाइम हमने यही देखा है कि इन तीनों की करेंसीज अब ज़्यादा चलन में आ गई हैं। अगर रशिया को इस युद्ध से नुकसान हो रहा होता, अगर रशिया इस घाटे के सौदे को कर रहा होता यूक्रेन से लड़ करके, तो रशिया की इकोनॉमी राइज नहीं करती। यूक्रेन के वॉर के टाइम पर जब स्टार्ट हुआ था उस समय रशिया की इकोनॉमी थी 1.8 ट्रिलियन डॉलर। इस समय रशिया की इकोनॉमी है 2.6 ट्रिलियन डॉलर। जिस समय युद्ध स्टार्ट हुआ था उस समय यूक्रेन की जो इकोनॉमी थी वो थी 200 बिलियन डॉलर। इस समय केवल 225 बिलियन डॉलर है। उसने भी अपनी इकोनॉमी बढ़ा ली है क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है अन्य यूरोपीय देश से। और इस 200 बिलियन डॉलर में यूक्रेन के पास कर्ज कितना है? 143 बिलियन डॉलर। जी, ये चल रहा है साहब। तो रशिया तो फायदे में है, तभी तो युद्ध स्टार्ट किया था। और जब रशिया ने युद्ध स्टार्ट किया था उससे पहले 2021 के दिसंबर में पुतिन भारत आए थे, मोदी जी से मिले थे और 2022 के जनवरी में पुतिन चाइना गए थे, शी जिनपिंग से मिले थे और दोनों से मिलने के बाद फिर अगले ही महीने यानी कि फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। तभी से हम देख रहे हैं चाइना में और भारत में बड़े स्तर पर सोना और चांदी खरीदा जा रहा है और दुनिया में जिन देशों के पास सोना चांदी जितना ज़्यादा रहेगा उनकी करेंसी विद द टाइम उतनी मजबूत होती जाएगी। एक टाइम पर अमेरिका ने जो अपनी करेंसी मजबूत करी थी ये सोने के दम पे की थी, उसमें सोना ज़्यादा था। फिर उसे लगा कि सोने से काम नहीं चलेगा, हमने डॉलर ज़्यादा छाप दिए, सोना उतना है नहीं, तो अपने डॉलर को बैलेंस करने के लिए उसने पेट्रो डॉलर इस्तेमाल किया, जिसमें कहा कि ये जो देश हैं जितने भी ये वाले, इन देश पहले सऊदी से स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे अन्य देशों के पास, कि हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, बदले में तुम अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचना ताकि हमारे डॉलर की मांग बनी रहे। तो इसे कहा गया पेट्रो डॉलर। अब ध्यान से सुनो, बात सुनो, देखो इधर डिफेंस का इनका आवरण हटा, इधर एनर्जी का हटा, उधर जो ये पेट्रो डॉलर यहाँ चल रहा था, जिस हिसाब से ये सब पिट रहे हैं ईरान के द्वारा, अमेरिका इन्हें बचा नहीं पा रहा है। आने वाले समय में ये भी कह देंगे कि हम तुम्हारे डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर इसका डॉलर भी डूबेगा अमेरिका का। तो अमेरिका ऐसे जाएगा, ये ऐसे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यूरोप खुद को बचाने के लिए क्या कर रहा है? एक दूसरे का ही सहयोग कर रहा है और इसी में एक दूसरे का नेता बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आपने सुना होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था कि फ्रांस ने नॉर्वे से कहा है कि हम तुम्हें डिफेंस आवरण देने को तैयार हैं, हम तुम्हारे साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट करने को तैयार हैं, न्यूक्लियर एग्रीमेंट एक तरीके से, कि कल को अगर तुम पर कोई भी आंख उठा करके देखेगा तो तुम्हारे देश में हम आके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हम खड़े हुए, ये लो न्यूक्लियर डेटरेंस जिसे कहते हैं, एडवांस डेटरेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्वे पर अटैक फ्रांस पर अटैक माना जाएगा ना, इसका मतलब ये है कि नॉर्वे पर अटैक करने से पहले फ्रांस ये जता देगा कि देखो हम भी वहाँ खड़े हुए हैं, गलती से
ऐसा ना हो कि हमारा कोई आदमी मारा जाए। एक तरीके से वही वाली बात है। तो फ्रांस नेता क्यों बना? क्योंकि फ्रांस को पता है कि अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाएंगी, तो ऐसा देश साध लो जिस पर एनर्जी के स्रोत अच्छे खासे हों। अब इसका मैं आपको एक न्यूज़ आर्टिकल दिखा देता हूँ इसी बात पर। देखिए, इस समय यूरोपीय यूनियन के पास ऑयल कहाँ से आ रहा है? चलिए आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इस समय जो यूरोपीय यूनियन के पास तेल आ रहा है, सबसे ज़्यादा तो यूएस से आ रहा है। उसके बाद देखो, यूएस से आ रहा है, इसके बाद नॉर्वे से आ रहा है। नॉर्वे के पास ऑयल और गैस के भंडार हैं। और याद कीजिए, इस समय प्रधानमंत्री मोदी भी नॉर्वे गए थे, और नॉर्वे जाने वाले वो भारत के 43 साल बाद प्रधानमंत्री हैं। लास्ट टाइम इंदिरा गांधी गई थी। और सुन लीजिए, आपको ये भी पता है कि भारत रशिया मिलकर के और ये जो कुछ आर्कटिक देश मिलकर के इस तरफ रूट बनाने पर भी काम कर रहे हैं कि जो ये बर्फ जमी रहती है इसको कैसे भी खोला जाए और यहाँ से रूट बन सके और हमारा सामान यहाँ से फिर ऐसे आ सके। इस रास्ते को भी खत्म करने के प्रयास में है। तो आप समझ रहे हो, रशिया यही चाह रहा है। अभी तक यूरोप क्या कर रहा था? यूरोपीय यूनियन के पास जो तेल जा रहा था, रशिया से कच्चा तेल भारत आता था, भारत उसे रिफाइन करता था और रिफाइन तेल इनके पास पहुंचता था यूरोपीय यूनियन के पास। लेकिन 2026 के जनवरी से यूरोपीय यूनियन ने यह कह दिया कि हम भारत से वो तेल नहीं खरीदेंगे जो रशिया से आकर के रिफाइन हो रहा था। तो हमने भी अब इनको तेल देना कम कर दिया है। फलस्वरूप वो तेल हमारा बच रहा है, हमारे काम आ रहा है। तो देखा, हमारे फेवर की चीज़ हो रही है। अब देखो, गोल्ड हम खरीद रहे हैं, हमारे फेवर की चीज़। सिल्वर हम खरीद रहे हैं, हमारे फेवर की चीज़। ठीक है, तेल इनको ज़्यादा बेच रहे थे हम पहले, वो भी कम बेचना पड़ रहा है, हमारे फेवर की चीज़। उल्टा हम नॉर्वे से डील और कर आए हैं, हम इनसे और तेल लेंगे। ठीक है, हमारे फेवर की चीज़। इधर यूएई से डील कर लिए तेल, ओमान से कर लिए, हमारे फेवर की चीज़। उधर रशिया के साथ जो भी डील कर रहे हैं वो रुपी और रूबल में कर रहे हैं, डॉलर में नहीं कर रहे। तो डॉलर का चलन कम कर रहे हैं, हमारे फेवर की चीज़। ठीक है साहब। और सुन लीजिए, हमने कल ही लॉन्च किया है E85 फ्लेक्स फ्यूल। इसका मतलब होता है एक ऐसा फ्यूल का मिश्रण जिसमें 85% इथेनॉल होगा, 15% पेट्रोल होगा जी। और पहला इस तरह का पेट्रोल पंप खोल दिया गया है पूसा रोड आउटलेट में, जो कि दिल्ली में है। और इसी साल के अंत तक कोशिश है कि 500 ऐसे और पेट्रोल पंप खोल दिए जाए, जिसमें से 50 से 100 पेट्रोल पंप दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे, नागपुर वाले कॉरिडोर पर खोले जाएंगे। अगले साल के अंत तक ऐसे 5000 खोल दिए जाएंगे। और इस तरह की गाड़ियां भी लॉन्च कर दी गई हैं अभी, जो इस तरह के फ्यूल को सपोर्ट करती हैं। हर गाड़ी में नहीं डल सकता, कुछ गाड़ियों में डल सकता है, जैसे वैगनआर में, हीरो स्प्लेंडर में जो भी आई है, और हीरो HF डीलक्स में। ये फ्लेक्स फ्यूल वाली अलग से गाड़ी है, ये नहीं कि आप स्प्लेंडर लेके चले जाओ, खरीदनी पड़ेगी ये वाली गाड़ी। तो सरकार अगले 4 से 5 साल में लगभग सड़कों पर E85 फ्यूल वाली गाड़ियाँ लॉन्च करवा देगी। जैसे अभी आपके पास जो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, उसमें लिखा रहता होगा E20, यानी इथेनॉल 20%, पेट्रोल 80%। ये जब आया था ये E20, इससे हमारे देश में फ़ायदा ये हुआ कि बाहर से क्रूड ऑयल कम खरीदना पड़ा था। कितना पैसा हमारा बचा? लगभग $19 बिलियन बचा। और इथेनॉल मिलाओगे, इथेनॉल कहाँ से आता है? इथेनॉल आता है फसलों से। फसलों में शुगर केन से आ सकता है, मक्का से आ सकता है, जौ से आ सकता है, चावल से आ सकता है, और आपका बाजरा से नहीं, बाजरा का मुझे पता नहीं है, मतलब कई सारी फसलों से आ सकता है। इसका फ्रेगमेंटेशन, प्योरिफिकेशन, डिस्टिलेशन करके इसको इथेनॉल के रूप में तैयार किया जाता है। तो जब आप ज़्यादातर इथेनॉल यूज़ करोगे गाड़ियों में, तो इथेनॉल कहाँ से आएगा? फसलों से आएगा, किसानों से आएगा, तो किसान की आय बढ़ेगी। तो वो जो $19 बिलियन बाहर से बचे थे E20 पे, उनमें से $15 बिलियन किसानों के पास पहुंचे थे। तो किसानों का एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जिसकी अब आय बढ़ रही है। तुमने 3 कृषि कानून नहीं लाने दिए थे, बवाल कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, किसानों की आय ऐसे बढ़वाएंगे। तो ये भी हमारा फेवर की चीज़ है। अभी ईरान वॉर 1-1.5 साल और चलना है, मिनिमम बता रहा हूँ, और ज़्यादा भी खिंच सकता है। यूक्रेन वॉर चलना है। इसी बीच हम अपनी गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा ई-व्हीकल कर देंगे या E85 कर देंगे। इसी बीच हम सोना चांदी और धीरे धीरे खरीद ही रहे हैं। इसी बीच रुपए को और ज़्यादा मजबूत कर देंगे। रुपए इस समय जो हमारा लोकल करेंसी के साथ डील है वो लगभग 22 देशों के साथ हो चुकी है। 2014 में एक भी देश नहीं था। यानी आज दुनिया में 22 देश ऐसे हैं जो रुपये में ट्रेड करने को तैयार हैं। लोकल करेंसी बढ़ा दिया हमने। और सुन लीजिए, अब धीरे धीरे क्या होगा कि निकल के सामने क्या चीज़ें आएंगी कि देखो,
ईरान वॉर के बाद डॉलर उतना मजबूत नहीं रहेगा तो ये भी कमजोर हो जाएगा। इसकी तो ताकत डॉलर ही थी। जब ये कमजोर है तो ये इनका किसी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया कि मैं भाई अब सबका ठेका नहीं ले पाऊंगा। जब ये इनका ठेका नहीं ले पाएगा, एनर्जी इन्हें यहाँ से मिल नहीं पाएगी। इन्होंने खुद ऐसा कर लिया। अब ये या तो खुद एक दूसरे को सपोर्ट करें या भारत से, चाइना से, रशिया से ट्रेड करें। रशिया से अभी तो मूड में नहीं है, बात की देखा जाएगा। भारत चाइना से ट्रेड करो, बढ़िया, हमारा फायदा होगा। तो यूरोप भी कमजोर हुआ, यूएसए भी कमजोर हुआ, और ये सब मिलकर के जो यूएसए के पीछे लगे रहते थे और पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल करवा रहे थे, इसमें भी फूट पड़ी। ईरान में तख्ता पलट हुआ, और जो यूएई है, ओमान है, और विद द टाइम आप देखना सऊदी भी, ये सब भारत के साथ ऐसे डील कर लेंगे कि भाई हम आपके और आप हमारे। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि एक नया ग्लोबल ऑर्डर तैयार हो चुका है, और तब तक यहाँ पर जो रेडिकलाइजेशन है वो भी खत्म हो चुका होगा, जो भारत और इजराइल मिलकर के कर रहे हैं। ये एक नई पिक्चर निकल के आ रही है। इसीलिए अगर आपसे कोई कहे कि यूक्रेन वॉर खत्म होने वाला है, तुरंत कहते हैं नहीं, अभी नहीं होगा, वो अचीव नहीं हुए हैं गोल्स जो अचीव करने हैं। कोई कहे कि ईरान वॉर खत्म होने वाला, नहीं अभी नहीं होगा, अभी वो नहीं हुआ जो होना था। कोई कहे कि अब तो जो है $1 में 100 रुपया हो गया, बर्बाद हो गई इकोनॉमी, कहना नहीं, ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है। ट्रांजिशन फेज में ये दिखेगा, अभी दिखेगा, लेकिन जैसे ही 2-3 साल बीतेंगे तुरंत दिखेगा आपको अंतर, बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। भाई कभी ऑपरेशन हो रहा होता है तो चीरा लगा देता है डॉक्टर, तो पेट फाड़ के रख देता है, आप जाके देखो रो ये तो गया, मर गया, अब तो खत्म हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। नहीं, पहले ऑपरेशन हो जाने दो, पेट सिल जाने दो, 4-5 दिन का रेस्ट हो जाने दो, फिर आपको पता चलेगा पहले से स्थिति ठीक है। तो इस बात से मत चिंतित हो कि $1 में इतना रुपया हो गया। डॉलर को मानी क्यों रहे हो, डॉलर खुद नहीं बचेगा। इस बात से चिंतित मत हो कि हमारे पास तेल की कमी हो जाएगी, अब हम क्या करेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो। ई व्हीकल पॉलिसी हमने लागू कर दी है, कई देशों से डील कर ली है। हमने अलग अलग देशों से क्रूड ऑयल भी मंगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल से ये 85 लागू हो गया, धीरे धीरे देश में चलन बनेगा उसका। तो विकल्प इतने हैं कि आने वाले 5 से 7 साल में हमारा देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की कगार पे है। फिर चाहे दुनिया में आग लगती रहे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम वहाँ जा रहे हैं। और ये चीज़ रशिया, चाइना और इंडिया बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। और यही कॉन्फिडेंस है जो कभी पुतिन के चेहरे पे दिखता है, कभी शी जिनपिंग के चेहरे पे दिखता है, और कभी मोदी जी के चेहरे पे दिखता है। उन्हें पता है हम कर क्या रहे हैं। और यही चिंता यूरोप के देशों में दिखाई देती है। जो यूरोप के देश बड़े अकड़ में रहते थे ना, यूरोपीय यूनियन जो आज भारत से डील करके गया था इस साल, क्या बोलते हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके गया था, ट्रेड डील करके गया था, वो कभी करने को तैयार भी नहीं होता था। अकड़ में रहते थे ये लोग, 25 साल से नहीं कर रहे थे। अब बिल्कुल अकड़ निकल गई। इन्हें पता है हमें बाजार नहीं मिलेगा, इन्हें पता है कि हमें हमारी चीज़ों को खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा, इन्हें पता है कि अब अमेरिका इनके पीछे नहीं खड़ा है, 20 बार आएंगे। ये चल रहा है। उम्मीद है इस वीडियो से मैं आपको कई पिक्चर क्लियर करा पाया हूँगा कि दुनिया के किस जगह पे चल क्या रहा है। तो कोई भी आपको गलत जानकारी दे, चिंतित करा दे, डरा दे, धमका दे, इमोशनल कर दे, बिल्कुल मत होना। ठंडे दिमाग से कहना ठीक है, जो हो रहा है होने दो, देखा जाएगा। बोलना 5 साल बाद बात करेंगे, 5 साल क्या 2029 में बात करेंगे, हटाओ, चुनाव होगा ना केंद्र का, तब बात करेंगे। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। और हाँ, IR की किताब खरीदनी है तो लिंक दे रखा है, 30% का डिस्काउंट है, जल्द से जल्द खरीदें और हमें प्रेरित करें कि हम अन्य किताब निकालें। अभी केवल इंग्लिश में आई है, हिंदी में नहीं आई है, हिंदी में आएगी तो बता दूंगा। ठीक है, नमस्कार।